बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसेस उम्मे कलसूम नफीसा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारा लेक्चर आज का बीएस अरेबिक की जनरल साइंस का है और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एसिड बेसिस ये बहुत दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द नाम सुनते हैं और इनका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ साइंस के स्टूडेंट्स ही एसिड बेसिस को पढ़ सकते हैं या ये कि ये सिर्फ़ किताबों में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारी ख़ुराक में, हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स ये तीनों आपको मिलेंगे। अब हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं और जो एसिड और बेसिस पर मुश्तमिल हैं, उनमें अगर हम देखें तो टोमेटो केचप आपने देखा होगा, टोमेटोज़ हैं उनमें ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है। इसी तरह ऑरेंज है और लेमन है जिनको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं। ये आपको पता है तुर्श होते हैं, खट्टे होते हैं और इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरह सिरका भी हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ खानों में और उसके अलावा वैसे भी सिरका हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। इसी तरह क्योंकि एसिटिक एसिड नाम जो है ये निकला भी इसी से है क्योंकि एसीटम का मतलब है सिरका और चूँकि ये सिरके में पाया जाता है इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा ये जो सोप है, साबुन जो है उसमें सोडा होता है, कास्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेस है। इसी तरह लिक्विड सोप में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होती है, ये भी बेस है। टूथपेस्ट इसके अंदर भी बेस होती है। उसके अलावा चूंटियाँ आप देखते हैं, चूंटियाँ या भीड़ हैं जो, ये इनके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है इनके डंग में, इसलिए जब ये काटते हैं तो आपको जलन का एहसास होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है और एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि फार्मिका का मतलब है चूंटियाँ। उसके बाद अगर हम देखें ये मैदे में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी सी मिकदार में पाया जाता है और उसका पर्पज़ क्या होता है कि जो खुराक हम खाते हैं उसको हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, यानी एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जी तेज़ाबियत हो गई मैदे में। और उस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हम सिरप यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर कॉमन सिरप है वो म्यूकेन सिरप यूज़ किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सिरप हैं। तो इन सिरप्स को अगर आप देखें तो ये जो म्यूकेन की अगर मैं बात करूँ तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये बेस है। अब ये बेस क्या करती है, हमारे मैदे में जो एसिडिटी हुई होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार जो ज़्यादा हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। क्योंकि आप जानते हैं एसिड और बेस मिल के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करते हैं और सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट जो है वो आप समझते होंगे कि सिर्फ़ सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं हमारे खानों में हम इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तानी खानों में या वैसे भी कहीं पर भी कुकिंग अगर आप देख लें तो नमक के बगैर इनकम्प्लीट होती है, खानों में जायका ही नमक से आता है। और जो कॉमन नमक है जो हम जिसको कहते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, यानी खाने का नमक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे होता है? कोई भी एसिड किसी भी बेस को जब रिएक्शन करता है उसके साथ, न्यूट्रलाइज़ करता है उसको, तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो सॉल्ट कहलाएगा। जिस तरह नमक जो है वो बहुत कम मिकदार में खानों में इस्तेमाल करते हैं और एक मुहावरा भी है कि आटे में नमक के बराबर, यानी जिस तरह आटे में बहुत थोड़ा नमक आटे के मिकदार के हिसाब से मिलाया जाता है, इस तरह किसी चीज़ का बहुत कम होना हम कहते हैं आटे में नमक के बराबर। तो इसी तरह हमारे आज के लेक्चर में भी, आपके सिलेबस में भी, BS अरेबिक के सिलेबस में भी, केमिस्ट्री के सिलेबस में नमक का जो सॉल्ट्स का पोर्शन है वो भी बहुत थोड़ा है, आटे में नमक के बराबर। हम ज़्यादातर किसको पढ़ेंगे? एसिड और बेसिस को। अब हम चलते हैं कि ये एसिड और बेसिस का कैसे आगाज़ हुआ, किसने इनको दरियाफ़्त किया, किसने इनको बनाया, ईजाद किया।
अगर हम नज़र दौड़ाएं हिस्ट्री पर, तो जाबिर बिन हयान, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, जिनको आप बाबाए कीमिया भी कहते हैं, वो एक मशहूर कीमियादान गुज़रे हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। आपको स्क्रीन पर उनकी तस्वीर नज़र आ रही होगी जाबिर बिन हयान की। जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड्स बनाए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है और हर इंडस्ट्री में तकरीबन यूज़ होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। जिस तरह जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को भी किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, यानी केमिकल्स का बादशाह। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जाबिर बिन हयान ने बनाया था लेबॉर्ट्री में और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको पता है, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी एसिड और बेसिस की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर हम उनको पहचानते हैं और उनको अलग अलग करते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं। तो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली तो ये है कि ये सोर टेस्ट होता है उनका। सोर टेस्ट मीन्स यानी इनका जायका तुर्श होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है इनका। और उसके अलावा सेकेंडली ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या है? एक केमिकल्स से बना हुआ पेपर है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। उसको आप अगर ब्लू, 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। उसके अलावा ये क्रोजिव इन नेचर होते हैं, यानी ये उसको ख़राब कर देते हैं सरफेस को, किसी भी चीज़ को, यानी ब्राउनिश सा कर देते हैं, जंग आलूद कर देते हैं। उसके अलावा इनकी जो एक्वस सोल्यूशन है इनका एसिड्स का, ये उसमें से बिजली गुजर सकती है, यानी ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इनके एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन से मुराद ये है कि सॉलिड फॉर्म में अगर कोई एसिड है तो उस सूरत में उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरेगी, लेकिन अगर आप उसको पानी में हल करेंगे तो फिर उसके अंदर से बिजली गुजर जाती है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिस की तरफ। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, यानी तुर्श इनका जायका होता है, और स्लिपरी होते हैं ये, यानी इनकी सरफेस जो है, इनकी सतह जो है वो फिसलने वाली होती है। जैसे मिसाल के तौर पे सोप है, सोप का टेस्ट भी बिटर है, यानी तल्ख है उसका जायका, और उसके अलावा वो स्लिपरी भी है, यानी आप उसके ऊपर जब छूते हैं उसको तो आपको स्लिपरी महसूस होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स ने ब्लू को रेड किया, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स के बरक्स ये नॉन क्रोजिव हैं, लेकिन एसिड्स की तरह अल्कलीज भी, जो बेसिस हैं, वो भी अपने एक्वस सोल्यूशन में से बिजली को गुजरने देते हैं, यानी उनके कंडक्टर हैं। आज के लेक्चर में हम 3 थ्योरीज़ भी पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस की, यानी इनको हम डिफ़ाइन करेंगे, मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने किस तरह इनको डिफ़ाइन किया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ पेश की गई एसिड और बेसिस के लिए। वैसे तो थ्योरीज़ और भी बहुत सारी हैं एसिड और बेसिस से रिलेटेड, लेकिन जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो सिंपलेस्ट हैं, हम चूँकि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे 3 थ्योरीज़। एक आर्हेनियस थ्योरी, एक दूसरे नंबर पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, और तीसरे नंबर पर है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की। उसने ये कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में, यानी जब उनको पानी में डालें तो वो टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में। यानी एसिड्स वो जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दें। यानी डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा HA गिव्स टू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब ये HA से क्या मुराद है? ये हमने जनरली तमाम एसिड्स को शो करने के लिए
HA लिखा है। H से मुराद है यानी हाइड्रोजन उसके अंदर लाजमी होगा एसिड के अंदर, और A से मुराद है उसके साथ कोई सा भी नेगेटिव आइन, जैसे HCl होगा तो A की जगह Cl आ जाएगा, अगर HNO3 है तो A की जगह नाइट्रेट आइन आ जाएगा यानी NO3। तो HA स्प्लिट हो जाता है पानी में डालने पर हाइड्रोजन आइंस और नेगेटिव आइन यानी A नेगेटिव में। अब ये जो हमने कहा H पॉजिटिव आइन देता है यानी हाइड्रोजन आइन देता है, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, यानी आर्हीनियस एसिड्स वो होते हैं जो पानी के अंदर प्रोटॉन दें। तो ये प्रोटॉन का क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन हम इसलिए कहते हैं, H पॉजिटिव आइन को, हाइड्रोजन आइन को हम प्रोटॉन इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, यानी एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गर्दिश कर रहा होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए हाइड्रोजन के एटम में से, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यानी वो बन जाएगा H पॉजिटिव आइन। ये आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि आइंस कैसे बनते हैं। अब H पॉजिटिव आइन जब बना, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोटॉन। तो आर्हीनियस एसिड्स क्या हुए? जो कि पानी के अंदर यानी एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन डोनेट करें। इसकी एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे आगे स्क्रीन पे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये पानी में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आइन देगा प्लस क्लोराइड आइन। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है, इसी तरह एसिटिक एसिड का यानी CH3COOH इसका रिएक्शन दिया हुआ है, ये भी एसीटेट आइन और साथ में H पॉजिटिव आइन देगा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इसकी खामियां क्या हैं? पहली खामी तो इसकी ये है कि ये आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक आर्हीनियस एसिड्स वो होंगे जो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर प्रोटॉन देते हैं, यानी इसमें एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है। अगर कोई एसिड सॉलिड फॉर्म में मौजूद है तो हम उसको नहीं बता सकेंगे कि ये एसिड है या नहीं है। बेसिस क्या होंगी? हमने बेसिस का भी बताना था आपको कि बेसिस वो होती हैं जो जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आइन दें यानी हाइड्रोक्साइड आइंस दें। इसकी भी आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख रहे होंगे कि जिस तरह फॉर एग्जांपल NaOH है, मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो Na पॉजिटिव आइंस अलग और OH नेगेटिव आइंस अलग। अब चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आइन दिए तो इसलिए ये बेस हुई। इसी तरह KOH को देख लें, KOH को पानी में हल करें यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, तो पोटाशियम आइंस अलग और हाइड्रोक्साइड आइंस अलग हो गए। अब हम लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, तो लिमिटेशंस में हमने पहला देखा कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस तक महदूद हैं, यानी एसिड वो होंगे जो कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आइन देंगे, बेसिस वो होंगी जो कि पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस देंगी। यानी अगर ये दोनों एसिड और बेसिस अगर सॉलिड फॉर्म में है, पानी के अंदर हम इनको हल नहीं कर रहे, तो हम नहीं बता सकेंगे कि ये एसिड्स या बेसिस हैं। सेकंड इसकी जो लिमिटेशन है वो ये कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव नहीं है या जिनके अंदर OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो फिर भी एसिड और बेसिस हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की और रिएक्शंस की बिना पर। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड है, हालांकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर H पॉजिटिव आइन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप अमोनिया को देखें, NH3 इसमें भी हाइड्रोजन आइन, अमोनिया भी पानी के अंदर हल करने पर H पॉजिटिव आइन नहीं देता, यानी ये चूँकि OH नेगेटिव आइन नहीं देता, लेकिन ये फिर भी क्या है? बेस है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर ये थ्योरी पेश की, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेसिस क्या होते हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। पहले लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं? जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आइन डोनेट करें यानी प्रोटॉन दें डिसोसिएट होने के बाद। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्हीनियस था, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड था, वैसे ही ये है। जैसे मिसाल के तौर पे HCl है,
तो ये पानी के अंदर हल होके HCl प्लस H2O ये देता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H3O पॉजिटिव क्या है, ये प्रोटॉन जो है वो पानी के साथ मिलके H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसी तरह बेसिस क्या होंगी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या है बेसिस के हिसाब से, कि बेसिस वो होती हैं जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करती हैं, यानी बेसिस वो एसिड वो हुए जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेसिस वो हुई जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम रिएक्शन देखें सिंपली पानी का इसका पानी के साथ HCl का रिएक्शन, तो HCl प्लस H2O गिव्स टू HCO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब H2O को वाटर को चूँकि HCl ने प्रोटॉन दिया है तो ये क्या हो गया एसिड, यानी HCl हो गया एसिड और H2O ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बना दिया H3O पॉजिटिव, तो H2O क्या हो गया बेस हो गई। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इकट्ठा होगा, दोनों इकट्ठे साइड बाय साइड रिएक्शन करेंगे, यानी एक प्रोटॉन देगा और दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसमें अगर बैकवर्ड रिएक्शन अगर आप देखें, आप बैकवर्ड रिएक्शन में देखें तो H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर, यानी Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव में से H पॉजिटिव को लेकर HCl बना रहे हैं और H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव को दे के H2O बना रहे हैं। यानी सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन में आप प्रोडक्ट्स को देखें H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड पर भी एसिड और बेसिस मौजूद हैं, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेसिस। जैसे H3O पॉजिटिव ने चूँकि Cl नेगेटिव से चूँकि ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को दे सकता है, तो ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। और इसी तरह Cl नेगेटिव, चूँकि Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव में से उसको एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये क्या होगा, ये बेस होगी, ठीक है। यानी Cl नेगेटिव बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो Cl नेगेटिव प्रोटॉन चूँकि इससे एक्सेप्ट कर रहा है H3O पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गई, और H3O पॉजिटिव चूँकि इसको प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड हो गया। यानी HCl क्या हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड और Cl नेगेटिव इसकी क्या हो गई कॉन्जुगेट बेस। यानी इसमें फ़र्क क्या हुआ HCl और Cl में, HCl में प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है और Cl नेगेटिव में हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह H2O क्या था बेस थी और H3O पॉजिटिव यानी H2O में प्रोटॉन नहीं है और H3O में प्रोटॉन है, ये दोनों क्या हो गए, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O वाटर यानी जो है ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो गई और H3O पॉजिटिव इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड। अब आपको यकीनन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से क्या मुराद है। कॉन्जुगेट का वैसे मतलब होता है साथी, यानी यहाँ पर जो HCl मौजूद है एसिड, इसका साथी यानी क्लोराइड आयन प्रोडक्ट साइड पर जो मौजूद है उसको हम कहते हैं इसकी साथी बेस। एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में, हमारा जो थ्योरी है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो लिविस एसिड्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें और लिविस बेसिस क्या होंगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें। इसकी एग्ज़ाम्पल हमें सही तरह से समझ आएगी अगर हम मॉलिक्यूल देखें। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल BF3। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसने 3 फ्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बना लिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने ही शेयर करके 3 बॉन्ड बना दिए। एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बोरॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉनों को काउंट करें, गिने, तो ये कितने बनते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 बन गए। अब अपनी वैलेंसी पूरी करने के बावजूद, यानी अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के बावजूद बोरॉन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एटम चाहता है उसके वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या हुआ, लिविस बेस हुई। इसी तरह अगर लिविस एसिड हुआ, लिविस एसिड है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर हम बात करें NH3 की, अमोनिया की, अमोनिया में आप सेंट्रल एटम को देख रहे होंगे, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर वैसे ही मौजूद है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अगर आप गौर करें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, यानी जो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए और 2 जो इसके ऊपर वैसे ही मौजूद है, टोटल 8। यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब ये चाहे तो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके शेयर कर सकता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी ये डोनेट भी करेगा उसको, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जो कि लोन पेयर है, वो इसके गिर्द भी घूमेगा और BF3 के गिर्द भी घूमेगा, उसकी कमी को भी, बोरॉन के गिर्द भी घूमेगा, बोरॉन की कमी को भी पूरा करेगा। अब अगर आप गौर करें तो चूँकि अमोनिया ने, NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो ये हो गई लिविस बेस और BF3 क्या हो गया, लिविस एसिड। और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनेगा वो होगा सॉल्ट, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि एसिड और बेस जब हमेशा रिएक्शन करते हैं आपस में तो वो बनाते हैं सॉल्ट। और ये जो आपने देखा कि अमोनिया, जिसको हमने कहा था कि ये उसके मुताबिक, आर्हीनियस के मुताबिक बेस नहीं है, और लेकिन इस लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो बेस है, हमने यहाँ पर देख लिया। एक और बात जो याद रखने की है वो ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक कंपाउंड वो किसी एक थ्योरी के मुताबिक तो एसिड हो लेकिन दूसरी थ्योरी के मुताबिक वो बेस हो। जो एक थ्योरी के मुताबिक एसिड है वो दूसरी थ्योरी के मुताबिक अगर वो एसिड नहीं भी होगा, मौजूद चाहे ना हो, लेकिन वो बेस नहीं होगा। ठीक है, यकीनन आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के हमारे लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। हमने थ्योरीज़ पढ़ी, हमने एसिड बेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एसिड बेसिस और सॉल्ट को देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए हम कौन से तरीके यूज़ करते हैं उनको देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे और उसके अलावा pH स्केल इसको देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।